हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। सेकंड, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तुम्हारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें हमें मोल कॉन्सेप्ट भी हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा और मोल कॉन्सेप्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम इस आज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी होगा। और ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एंट्रेंस में नीट, मतलब जैसे नीट हुआ है ना, आईआईटी हुआ, जेई मेंस एडवांस जो भी हुआ, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट तो लगते ही हैं हमारे। तो आज के टॉपिक को बहुत ही सावधानी से और एक एक चीज़ समझना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। चलो लिख लो, टॉपिक स्टार्ट करो, कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। इस स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पे हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो A2 है, B2 है ना, ये क्या फॉर्म कर रहा है? AB फॉर्म कर रहा है। सपोज AB फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या बताता है कि ये ना क्वांटिटेटिव रिलेशन बताएगा। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या बताएगा? क्वांटिटेटिव रिलेशन। अच्छा, इसका मतलब ये स्टोइचोमेट्रिक हम लोग एक ग्रीक वर्ड है, इसको दो भाग में हम लोग इसको दो हिस्से में समझेंगे। स्टोइचियन मतलब होता है एलिमेंट्स एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब एलिमेंट्स का मेजरमेंट। मतलब ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो ये एलिमेंट मतलब ये रिएक्टेंट खुद में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कितना प्रोडक्ट बनाएगा, समझ में आ रहा है ना? कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और कितना प्रोडक्ट बनाएगा, ये जो कैलकुलेशन आ रहा है डिफरेंट रिएजेंट रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशन बताएगा, ये किस में पढ़ेंगे हम लोग? स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में। बहुत देर से, जब से मैंने ये इक्वेशन को लिखा है तब से तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर ये 2AB होगा, 2AB होगा। हाँ, तो ये स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन का सबसे पहला स्टेप है क्या? कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। अच्छा, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। मतलब ये कितना रिएक्ट करके ये कितना फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस टॉपिक में पढ़ना क्या? तो इस टॉपिक में हमें कैलकुलेशंस ही पढ़ना है कि रिएक्टेंट अगर हमने A2 10 ग्राम ले लिया, B2 30 ग्राम ले लिया, तो AB कितना फॉर्म होगा, है ना। A2 और B2 पूरा रिएक्ट किया कि नहीं किया, ये कितना बच गया, है ना। ये सब चीज़ हम लोग इस टॉपिक, आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने बोला है, नोट्स में भी होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप तुमने खुद बोला क्या? राइट द फुल बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमें क्या करना है? उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हम लोग मोलर रेशियो निकालेंगे। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? मोलर, सभी का मोलर रेशियो निकालेंगे। वी विल फाइंड द मोलर रेशियो, वी विल डिटरमाइन द मोलर रेशियो। किसका? सबका नहीं, जिसका पूछा होगा, है ना। मतलब जिसका गिवन प्रोडक्ट एंड गिवन सब्सटेंस के बारे में पूछा होगा, है ना। तो मोलर रेशियो किसका? बिटवीन द गिवन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस, उसका मोलर रेशियो हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, मोलर रेशियो। और एक बार हमने अगर मोलर रेशियो मतलब डिटरमाइन कर लिया बिटवीन द गिवन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस, उसके बाद हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमने पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मोल से हम लोग उसका मोलर मास भी पता कर सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता कर सकते हैं, और गैसेस के लिए मोल से हम लोग वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो डिज़ायर्ड पैरामीटर पे क्वेश्चन दिया रहेगा, डिज़ायर्ड पैरामीटर पे अगर हमने एक बार मोलर रेशियो निकाल लिया, वहाँ से हम लोग डिज़ायर्ड पैरामीटर पे उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। क्योंकि हमें पता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, मोल से हम लोग
मास भी में भी चेंज कर सकते हैं, मोल्स को मास में भी चेंज कर सकते हैं, मोल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स में भी चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, मोल्स को हम लोग वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमने मोल्स पता कर लिया, मोलर रेशियो पता कर लिया, तो हमारे पास या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेगा, या तो मास बोलेगा, या तो वॉल्यूम बोलेगा, या तो अगर डेंसिटी बोलेगा तो मास एंड वॉल्यूम निकाल के वहाँ से भी हम लोग डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। तो ये है मेरा मुद्दा बात स्टोइचोमेट्री एंड स्टोइचोमेट्री कैलकुलेशन का। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इस इक्वेशन को देखकर हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा देखना है, ये जो भी मैंने लिखा है ये तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है, मैंने सेंड कर दिया है। अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। तो चलो देखते हैं, क्या इस बैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ A2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ AB। ये जो प्रोडक्ट है उसके पहले में ये जो डिजिट 2 है, ये B2 के पहले में कुछ नहीं है, मतलब क्या 1, A2 के पहले में कुछ नहीं है, मतलब क्या 1। तो ये जो 1 है 2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टूडेंट अच्छे से देखो, दिस आर कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कभी भी अगर तुम्हारे दिमाग में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वर्ड आएगा, इसका मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो ये 2 1 1 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, 1 मोल ऑफ A2 कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ B2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ AB। अगर ये बैलेंस्ड होता ही नहीं, जैसे मैंने शुरू में लिखा था, तब हमें ये 1 मोल बोलते ना हम लोग, 1 मोल बोलते, तो इससे ये चीज़ मेरा गलत हो जाता, ये जो हमने जो लिखा है डेटा वो गलत आता। इसलिए हमने पहले बताया क्या, स्टेप 1 में व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी हैव written 2 here. So this is our balanced chemical equation. In the second step, what we will do is we will determine the molar ratio between the desired and the given reagents, right? हमें जो भी दिया हुआ है उसका हमें मोलर रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा। अब जैसे मोलर रेशियो निकाल लिया तो हम लोग उसका इजीली वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक और इक्वेशन हम लोग देते हैं, सपोज कर लो CH4 है, ठीक है। चलो एक हमने ये एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। सबसे पहले देख लो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 होगा, देखो अब बैलेंस्ड है, तो फर्स्ट स्टेप हमने बैलेंस कर लिया, इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। सपोज कर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो जब फर्स्ट स्टेप हमने बैलेंस कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 मोल, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, इसका 1 एंड इसका 2। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। देखो कहीं गलत लिखा है क्या हमने, नहीं, जो था बैलेंस इक्वेशन में उसी का मोलर रेशियो निकाल लिया हमने, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पे हमने जैसे मोल निकाल लिया, हम इसको मॉलिक्यूल में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर 1 मोल बोला है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, 1 molecule of CH4 combines with 2 molecule of oxygen and produces 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O। लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात है। देखो हमने मोल जैसे मोलर रेशियो निकाल लिया तो वहाँ से हम लोग मॉलिक्यूल में भी ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें इसका अमाउंट पूछा या फिर वॉल्यूम पूछा, जो भी,
अगर वॉल्यूम पूछा तो सभी गैसेज है, तभी हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी गैसेज है, ये देख लेना पड़ेगा, तभी वॉल्यूम की बात करेंगे। एसटीपी पे हमारे पास वॉल्यूम का पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1 मोल कोई भी गैस का अगर 1 मोल है अमाउंट, तो एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। तो 1 मोल मतलब क्या, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2O गैस मतलब वाटर वेपर। ठीक है, तो हम लोग देखो मोल से मॉलिक्यूल तो लिख ही दिया, मोल से हम लोगों ने उसका वॉल्यूम भी बता दिया। ठीक है, थर्ड, अगर हमें मास पूछ रहा है तो मास के टर्म में अगर हमें फाइंड करना है तो डिजायर्ड पैरामीटर क्या हो सकता है, या तो मोल के टर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, या फिर मास के टर्म में हो सकता है। तो लास्ट पैरामीटर चलो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम हमारे पास क्वेश्चन में मास के टर्म में पूछा है ना, तो मास के टर्म में पूछा तो हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो यहाँ पे CH4 का 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू 4 मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब मीथेन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन का 2 मोल बोला है ना। अच्छा 1 मोल का कितना होगा, इसका 32, ऑक्सीजन का 32 होगा ना, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 इंटू 32 करोगे तो कितना आएगा, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये कितना आएगा देखो 1 मोल CO2 मतलब करके देखो 12 प्लस 32 ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड वाटर का कितना आता है 16 और ये 1 इंटू 2 कितना आएगा 18। ठीक है 18 आया, लेकिन बाहर में 2 मोल है तो 1 मोल का 18 है ना, तो 2 मोल का कितना आएगा 36 ग्राम। तो चलो हमने अमाउंट मास के टर्म में भी लाया क्या, 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक बार हमने मोलर रेशियो पता कर लिया तो हमने अपने डिजायर्ड पैरामीटर में खुद ब खुद चेंज कर दिया। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट से आया होगा, और मुझे पता है तुमने इतना मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो इतना बेसिक ये सारी बेसिक बातें तुम्हें पहले से ही मालूम होगी। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर तुमसे पूछ लिया होता क्वेश्चन में, इसको मैं ये तो लिख लिया ना तुमने, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया होता on combustion of CH4 in excess of air, मान लो ये क्वेश्चन है, on combustion of methane in excess of air CO2 is कितना 88 ग्राम of CO2 is produced, right? 88 ग्राम of CO2 is produced, है ना। what is the amount of CH4 burnt? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है तुमसे, हमने CH4 को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, एक्सेस ऑफ एयर में कंबशन किया तो 88 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है, तो बताओ हमने कितना मीथेन को कंबशन किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें कुछ मतलब एक पैरामीटर तो पता होना चाहिए ना कि इतने ग्राम को अगर हम बर्न करेंगे तो इतना ग्राम प्रोड्यूस होगा, या फिर इतना ग्राम प्रोड्यूस CO2 कब होगा, जब हम इतना ग्राम मीथेन बर्न करेंगे। तो 88 ग्राम के लिए कितना मीथेन बर्न करना पड़ेगा, तो फर्स्ट लाइन, मैंने हमेशा बोला फर्स्ट लाइन तुम्हें पता होना पड़ेगा, और वो पता कैसे होगा,
या तो मोल कॉन्सेप्ट से पता होगा, या फिर ये जो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, वहाँ से पता होगा। तो ये जो बोल दिया है CH4 को हम लोग बर्न कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, इसका भी मतलब है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक्सेस ऑफ एयर मतलब क्या, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। एक्सेस ऑफ एयर मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 NH2O देगा, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO2 तो दे भी सकता, नहीं भी तो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज़रूर देगा अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। याद रखना बच्चों, अगर एक्सेस ऑफ एयर बोल दिया है तो मतलब ये CO2 सिर्फ बनेगा, अगर इनकम्प्लीट कंबशन बोलता या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोलता, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोलता या फिर इनकम्प्लीट कंबशन बोलता तो CO2 के साथ CO भी बनता या फिर सिर्फ CO बनता और H2O बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता CO2 की जगह पे। ठीक है, तो ये हम लोग आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो समझ में आएगा। खैर छोड़ो, अभी हम लोग इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे नहीं जाते। CH4 ऑक्सीजन के साथ बोल रहा है कंबशन हो रहा है, क्या बनाएगा ये तो तुमको पता ही है, ये हाइड्रोकार्बन है ना, दिस इज व्हाट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो CO2 एंड H2O बनाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 88 ग्राम CO2 हमें मिला है। अगर हमने एक अननोन अमाउंट ऑफ x ग्राम ऑफ CH4 को बर्न किया है तो 88 ग्राम CO2 मिला है, तो बताओ ये कितना ग्राम हमने CH4 बर्न किया है। तो सबसे पहला काम, तुमको देखकर लग रहा है कितने ग्राम से कितना ग्राम मिल रहा है, तो ये सिंपली स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रूल बताया था, रूल नंबर 1, वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। पहले उसके बाद क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हमें इसका मोलर रेशियो निकालना है। मोलर रेशियो सेम चीज़ है, ये जो क्वेश्चन अभी किया था मैंने, एग्जांपल दिया था, उसी पे क्वेश्चन दे दिया मैं तुमको। ये 1 मोल है, ये भी 2 मोल है, ये क्या है 1 मोल है, ये 2 मोल है। बट अभी हमें ये और ये चाहिए, ये दोनों ही चाहिए, इन दोनों को लेकर के भी अभी हम खेलेंगे, ठीक है। तो 1 मोल, अच्छा लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है तो हम लोग इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1 मोल मतलब कितना आएगा 16 ग्राम अभी हमने किया, और ये 1 मोल मतलब कितना आएगा 44 ग्राम। इसका मतलब आंसर तो तुमको समझ में आया ना, 44 ग्राम, सिंस 44 ग्राम CO2 आंसर मिल जाना चाहिए था मुझे, मेरे करने के पहले तुम लोग सबसे हो जाना चाहिए था। 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, राइट। ये हमने लिखा ना, ये तो हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, यही तो इंपॉर्टेंस है, यही तो पहला लाइन चाहिए हमें, इतने में इतना मिलता है। तो 88 ग्राम CO2 कितने में मिलेगा, ये देखकर 44 ग्राम मिलता है 16 ग्राम में, तो 88 कितने में मिलेगा सर 32 ग्राम में होगा ना, 32 ग्राम में, बस हो गया। तो हमारे पास वो जो कितना मीथेन था 32 ग्राम हमने CH4 को बर्न किया था, तो जाकर के हमारा CO2 कितना मिला था 88 ग्राम। दिस इज स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, इसको लिख लो तब तक। ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, लिख लो इस क्वेश्चन को, नोट्स में भी दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लो। तब तक मैं पेन में इंक डाल लेता हूँ, मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से सॉल्व कर लो। आंसर बताओगे, सॉल्व कर लिया इतना जल्दी सर। एनीवेज, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू completely react with 0.20 gram of dihydrogen to yield water? Also calculate the amount of water formed. कितना इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन कोई देता है क्या? तुम लोगों ने कर लिया ना, चलो देखते हैं जिन लोगों से नहीं हुआ।
हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड कंप्लीट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब सिंपली है H2O2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, वाटर। ठीक है, H2O है, ये O है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। चलो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, 2H2O2, ये देखो बैलेंस हो गया। हाँ, अभी हम लोग सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, मोलर रेशियो, 2 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ H2O2 फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? अरे मैंने ऐसे लिखा, वाटर बड़ा, इसको लेकर कुछ सर अब ये मत सोचना सर इसमें भी कोई बात है कि इतना बड़ा लिखा आपने, वाटर ही है भाई, ये 2H2O 2 मोल। ठीक है, अब तो लेकिन हमारे फिर से यहाँ पे अमाउंट किस में दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है, इतने 0.2 ग्राम। तो 2 मोल मतलब कितना हो गया, यहाँ पे तो इसका कितना होता है, 1 मोल का कितना होता है 2, तो 2 मोल का कितना होगा 2 मतलब 4 ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन कंबाइंस विथ 16 इंटू 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 16 मतलब 18 इंटू 2 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन है तो 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 4 ग्राम डाईहाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ग्राम डाईहाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ, वेरी गुड, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, वही लिखा ना हमने। तो बोला है इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, कितना 0.200, मतलब 0.2 ही लिखेंगे ना, 0.2 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना 32/4 इंटू 0.2, ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 0.2। ठीक है, करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 0.2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 20 आएगा, है ना, और इसको करोगे तो ये कितना आएगा 1.6, तो 1.6 ग्राम। तो 0.2 ग्राम डाई हाइड्रोजन के लिए वी नीड 1.6 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। सो सिंपल, तुमने बना लिया है ना, राइट, चेक कर लो। और एक बात पूछा, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। सो सिंपल, क्या है 4 ग्राम 36 ग्राम 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम 36, फिर से मैं बड़ा लिखूंगा तो बोलोगे सर बड़ा क्यों लिख दिया, 36 ग्राम H2O। ठीक है, देयरफॉर कितना है डाईहाइड्रोजन, 0.2 ग्राम डाईहाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 36/4 इंटू 0.2, फिर से इसको करोगे तो ये कितना आएगा 20 आएगा, और वो कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1.8 ग्राम। सो आंसर है 1.6 ग्राम क्या है, डाइऑक्सीजन चाहिए, एंड वाटर कितना फॉर्म होगा 1.8 ग्राम। ठीक है, लिख लिया, बहुत अच्छे, ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देख लो, अब मैं थोड़ा सिंपल सा एक चेंज करता हूँ। हाँ, ये लिख लिया ना, एक थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, उसके बाद तुम थोड़ा देखना आंसर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी, अब मज़ा आएगा। देखो अभी तो कैसा सर इतना बच्चा क्वेश्चन दे रहे थे, अभी देखो अगर ये 2 मोल 1 मोल के साथ है ना, मान लो हमारे पास 4 ग्राम डाईहाइड्रोजन दिया है, और बोल रहा है कितना है ऑक्सीजन, कितना दिया है, सपोज कर लो 16 ग्राम ऑक्सीजन डाईऑक्सीजन दिया, क्वेश्चन में दिया है कि अगर 4 ग्राम डाईहाइड्रोजन कंबाइंस विथ 16 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन
तब बताओ वाटर कितना फॉर्म होगा। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन कंबाइंस विथ 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, देन बताओ find the amount of H2O formed। चलो ये क्वेश्चन दिया है और तुम लोग बना दो, चलो जल्दी से बनाओ। बोले सर इसमें बताने वाली बात क्या है, इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। फिर से आप देख लो अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, हमने पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा। सर आपने स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ाया तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, लिख दिया, बहुत अच्छे। 2 मोल डाइहाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मोल डाइऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, लिख दिया हमने, बहुत अच्छे। उसके बाद तो सर आपने मास के टर्म में पूछा है तो हम भी मास के टर्म में चेंज करेंगे, करो। 2 मोल मतलब कितना आ जाएगा, 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन विल कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन टू फॉर्म 2 इंटू ये कितना आता है 18। अब तो ये याद भी हो गया है, वाटर 18 होता है, 18 इंटू 2 कितना होगा 36 ग्राम वाटर। तो अब बताओ 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन से फॉर्म करेगा तो वाटर कितना फॉर्म होगा। तो आप बोलोगे सर 4 ग्राम तो डाइहाइड्रोजन 36 ग्राम वाटर देगा। तो आप पूछी क्या रहे सर 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन तो कितना वाटर देगा, 36 ग्राम वाटर देगा। लेकिन सर हमने यहाँ पे एक और चीज़ बोला है, ऑक्सीजन को हमने अभी 32 नहीं दिया है। पहले ये समझो, ये 36 ग्राम वाटर कब मिलता, जब 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन कंबाइन करता 32 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ, तभी फिर से एक बार, ये 36 ग्राम वाटर, तुम सिंपली एक फिर से देखो, तुम सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा उसमें 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ 36 ग्राम वाटर दे रहा है, तो आपने भी 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन दिया है तो वाटर भी 36 ग्राम फॉर्म होगा। नहीं सर, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन भी कुछ दिया है, ऑक्सीजन भी दिया है। सर उसका क्या रोल है, यहाँ देखो 4 ग्राम, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तुमने सिर्फ हाइड्रोजन से वाटर को देखा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में डाई ऑक्सीजन भी दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया था, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। चलो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन कंबाइंस, मतलब 4 ग्राम डाइहाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। मतलब अगर ये 2 ग्राम लेते हैं तो ये 16 ग्राम होता है, बात को समझो, है ना। मतलब 32 ग्राम डाइऑक्सीजन कितने ग्राम के लिए चाहिए होगा, 4 ग्राम के लिए। तो हमारे पास अगर 16 ग्राम, हमारे पास डाइऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम ही तो है, 16 ग्राम ही तो है। तो ये कितना हाइड्रोजन को बर्न करेगा, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ, 2 ग्राम को ही बर्न करेगा। अलग बात है हमारे पास 4 ग्राम दिया हुआ है, बट हमारे पास 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 16 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब ये है हमारा एक ऐसा चीज़ जिस पे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है। इसका मतलब ये 16 ग्राम मतलब किसका है, ऑक्सीजन का। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम अमाउंट में है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में है, ये क्या कर रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर होगा। दिस विल लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, दैट्स वाई दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग आस्ते आस्ते लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक में जा रहे हैं। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ में आया, अब हम लोग आस्ते आस्ते लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक में जा रहे हैं। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो एक रिएक्शन के अंदर में कोई एक ऐसा रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट का अमाउंट जो है, वो लिमिट करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे 16 ग्राम को कंसीडर किया तभी तो ये हमारे दिमाग में आ रहा। हाँ, क्वेश्चन में 16 ग्राम डाइऑक्सीजन दिया है और कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 ग्राम ही डाइऑक्सीजन दिया हुआ। मान लो
क्वेश्चन में 16 ग्राम दिया हुआ है एंड 4 ग्राम ही दिया हुआ है, बट ये वाला, चलो मैं रेड मार्कर से बता रहा हूँ, ये वाला हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जो स्टोइचियोमेट्री इक्वेशन के इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये आया क्या कि 32 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन को बर्न करेगा। तो 16 ग्राम दिया हुआ है तो वो कितने को बर्न करेगा, वो 2 ग्राम ही, 4 ग्राम दिया हुआ था लेकिन वो 2 ग्राम डाई हाइड्रोजन को ही बर्न कर सकता है। अलग बात है 4 ग्राम दिया हुआ है लेकिन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन 2 ग्राम डाई हाइड्रोजन को ही बर्न करेगा। तो हमारे पास आउट ऑफ 4 ग्राम 2 ग्राम बर्न हो जाएगा एंड 2 ग्राम डाई हाइड्रोजन विल लेफ्ट ओवर, ये बच जाएगा। तो अभी हम लोग रिएक्शन में क्या समझेंगे, 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन यही वाला मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, यही वाला कम अमाउंट में है, कौन सा वाला, डाई ऑक्सीजन। तो यही क्या करेगा, लिमिट करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। दैट्स वाई दिस ऑक्सीजन here in this situation is what, limiting reagent. So what is limiting reagent? Limiting reagent which is completely consumed when a reaction goes to completion. देखो ये completely consume हो गया, लेकिन क्वेश्चन में 16 ग्राम एंड 4 ग्राम दिया था ना, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, दूसरा वाला बच जाएगा, यहाँ पे 2 ग्राम बच गया था और इसका ही कंसंट्रेशन विल, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसंट्रेशन है, दिस विल लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। समझ में आया? सो लिमिटिंग रिएजेंट पे हम लोग अब आस्ते आस्ते चले गए। तो फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो बताओ वाटर कितना फॉर्म होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर लिए, ये 16 ग्राम है, तो ये कितना कंबशन में जाएगा, 2 ग्राम कंबशन में जाएगा, तो 32 ग्राम। और एक बात दिमाग में डाल लो, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन उसी वाले रिएजेंट को पकड़ के करेंगे। फिर से एक बार, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी को पकड़ के हम लोग आगे न्यूमेरिकल को करेंगे। जैसे ये मेरा डाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे ही अब सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, मतलब 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन को ही हम लोग पकड़ेंगे। तो चलो पहले, मतलब और डाई ऑक्सीजन को लेकर हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलो हमें वाटर पूछा है, वाटर कितना फॉर्म होगा, तो हम लोग किसको लेकर के अब पकड़ेंगे, लिमिटिंग वाले को, क्योंकि यही लिमिट करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन फॉर्म्स 36 ग्राम ऑफ वाटर, therefore 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन फॉर्म्स कितना सर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये होगा आंसर, 18 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। 32 ग्राम 36 फॉर्म करता है, तो इसका हाफ हो गया ना 16, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म करेगा। तो आंसर क्या होगा, 18 ग्राम। लेकिन अगर, एक फिर से मैं बता रहा हूँ क्या, अगर हम लोग डाई ऑक्सीजन लेकर नहीं कर रहे होते, अगर हमारे क्वेश्चन में ये 4 ग्राम दिया हुआ है, हम लोग इस डाई हाइड्रोजन को लेकर करते तो आंसर गलत आता। कैसे, हम लोग यहाँ पे लिखते सिंस 4 ग्राम, ये जो बैलेंस्ड वाला है उसको देखकर, सिंस 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन फॉर्म्स 36 ग्राम H2O, देयरफॉर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, देयरफॉर 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन विल फॉर्म 4 ग्राम, 36 ही ग्राम करेगा ना, तब तो आंसर हमारा गलत आ गया ना। अगर हाइड्रोजन, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 36 ग्राम आ रहा है, और इसी क्वेश्चन में अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 18 ग्राम आ रहा है। तो कौन सा वाला सही है, किसको लेकर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकाल करके फट से चेक कर लेंगे क्या। ओ अच्छा, 32 ग्राम के लिए 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन चाहिए, तो 16 ग्राम कितने को करेगा, 2 ग्राम को कंबशन करेगा। बट क्वेश्चन में 4 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब 2 ग्राम ही रिएक्ट करेगा और 2 ग्राम बच जाएगा। तो ये मेरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और सारा क्वेश्चन हम लोग किसको लेकर के करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के करेंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट में थोड़ा चले जाते हैं फिर से अब डिटेल में।
So what is limiting reagent? The reagent which is completely consumed when a reaction goes to completion, when a reaction goes to completion, or the concentration of the reagent or the concentration of the reagent the reagent which is completely consumed when the reaction goes to completion is called limiting reagent. Why? Because its concentration limits the amount of product formed. तो ये है डेफिनेशन लिमिटिंग रिएजेंट का। ये स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। हमने इसके पहले देखा था डाइऑक्सिन कम्प्लीटली कंज्यूम हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और क्यों लिमिटिंग रिएजेंट? बिकॉज उसी डाइऑक्सिन का जो कंसंट्रेशन था उसने ही लिमिट किया था द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है ये। अगर हमने इफ 2 moles of both dihydrogen and dioxygen taken, then find the amount of H2O formed and final mixture बताओ। चलो ये भी गैस लिया, ये भी गैस लिया, ये भी मान लो गैस ही लिया। फाइंड द फाइनल मिक्सचर, ये क्वेश्चन है। अगर 2 मोल दोनों लिया तो पहले हम लोग को करना क्या? बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है। सेकंड क्या काम है हमारा? जो काम है लिखो, पहले बैलेंस इक्वेशन कर दिया। सेकंड मोल के रेशियो, तो ये 2 मोल डाइहाइड्रोजन requires 1 mole of dioxygen and this reacts to form 2 mole of H2O, right? अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन क्या है? सबसे अब डेटा लिखो गिवन, ये हमारा पता चल गया, मेन लाइन है जिसको देख करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये इतने के साथ रिएक्ट करेगा, इतना फॉर्म करेगा, ये डेटा हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन कर लेंगे। नाउ व्हाट इज गिवन डेटा? व्हाट इज गिवन डेटा इन द क्वेश्चन? बोला कि दोनों ही हमने 2 मोल लिया है, 2 मोल डाइहाइड्रोजन एंड 2 मोल डाइऑक्सीजन। बताओ H2O कितना फॉर्म होगा? तो सर हमें तो इतना पता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना है हमें बस, और उसी को देख करके हम बताएंगे क्या कितना दिया हुआ है तो कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो 2 मोल डाइहाइड्रोजन के लिए 1 मोल डाइऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, या फिर उल्टा सोच सकते हैं हम लोग, 1 मोल डाइऑक्सीजन के लिए 2 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए ये कितना चाहिए होगा? 4 मोल चाहिए होगा। लेकिन हमारे पास 4 मोल है क्या? नहीं है, ये कम है, ये ख़त्म हो जा रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में नहीं आया ना? चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग, दोनों तरफ से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करेंगे, दोनों को पकड़ के। पहले हमने ऑक्सीजन को दे करके किया, अगर 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए होगा तो 2 मोल ऑक्सीजन के लिए ये कितना चाहिए होगा? व्हाट वी नीड, 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 4 मोल, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 2 मोल के लिए 4 मोल चाहिए। लेकिन गिवन कितना है? ये 4 मोल गिवन है क्या? नहीं, ये कम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 मोल ही दिया हुआ है, तो ये कम अमाउंट में है।
इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो ठीक है, इसको देखकर हम लोग समझ गए ना। दूसरा देखते हैं। दूसरा मतलब क्या, डाई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होता है। दोनों तरफ से सेम ही आएगा। हाँ, 2 मोल डाई हाइड्रोजन के लिए 1 मोल डाई ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 मोल के लिए ये कितना कंज्यूम होगा, 1 मोल ही तो कंज्यूम होगा, और ये 2 मोल कंज्यूम होगा, ये 1 मोल कंज्यूम होगा। मतलब ये 2 मोल पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2 मोल डाई हाइड्रोजन पूरा ख़त्म हो जाएगा, और डाई ऑक्सीजन आउट ऑफ 2 मोल 1 मोल चला जाएगा, है ना। आउट ऑफ 2 मोल 1 मोल चला जाएगा, बच कितना जाएगा, 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन विल लेफ्ट ओवर। ये समझ में आया? देखो ना, ये 2 मोल एंड 2 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 मोल डाई हाइड्रोजन के लिए 1 मोल चाहिए डाई ऑक्सीजन, तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल। तो 2 मोल रिएक्ट कर गया अगर पूरा, मान लो ये 2 मोल पूरा रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, 0। और ये 1 मोल रिएक्ट किया, 2 से 1 रिएक्ट किया, तो बचा कितना, 1 मोल। तो ख़त्म कौन हुआ पहले, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कौन सा वाला हुआ, डाई हाइड्रोजन। सो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट LR। दिस इज योर LR, लिमिटिंग रिएजेंट। और सारा क्वेश्चन अब हम लोग डाई हाइड्रोजन जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है उसको लेकर के करेंगे। अब बताओ कितना वाटर फॉर्म हुआ है। तो हम लोग अब किसको, डाई ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डाई हाइड्रोजन के लिए। तो हमें क्या पता है, सिंस पता मतलब ये वाला, ये लाइन, व्हाट वी नो दिस लाइन, व्हाट वी नो इज 2 मोल डाई हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल वाटर। ठीक है, सो 2 ही मोल तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में भी, तो 2 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन विल गिव 2 मोल ऑफ H2O, बस यही आंसर होगा। 2 मोल ऑफ H2O मतलब 2 × 18 मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। दिस इज योर आंसर, हो गया। बोले सर अगर हम लोग ये ऑक्सीजन को लेकर करते, हमारा ऑक्सीजन जो कि 2 मोल दिया उसको लेकर करते, तो प्रॉब्लम क्या होता, देखोगे प्रॉब्लम क्या आता। चलो देखते हैं। व्हाट वी नो दिस लाइन ना, 1 मोल, सिंस 1 मोल डाई ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल वाटर। ये लाइन हमको पता है ना, वी नो दिस लाइन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सर क्वेश्चन में 2 मोल दिया हुआ है डाई ऑक्सीजन, तो उसको लेकर करने में प्रॉब्लम क्या है। तो 2 मोल डाई ऑक्सीजन 1 मोल 2 मोल वाटर फॉर्म करता है, तो 2 मोल 4 मोल वाटर फॉर्म करेगा। गलत आ गया ना आंसर। यहाँ पे कितना आ रहा था, 2 मोल। अगर हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया तो, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिया तो 4 मोल आ गया। तो दोनों आंसर गलत आ रहा। सही कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ में ही आ गया। अगर ये 2 मोल होना होता, अगर ये रिएक्ट करता, तो ये वाला कितना चाहिए होता हमको, 4 मोल दिया होता तभी होता, लेकिन 4 मोल तो दिया नहीं है ना, क्वेश्चन में सिर्फ 2 मोल ही दिया हुआ है। दैट्स वाई ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, और सारा क्वेश्चन हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ के ही करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन, उसके बाद डिसाइड करना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद हम लोग सारा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो तुम्हारे पास नोट्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी से सॉल्व कर लो और मुझे आंसर्स फटाफट भेजो। ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग समझ रहे होगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझो। ये अगर समझ जाओगे तो आगे का क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट अगर नहीं समझोगे तो इसके बाद तुम्हारे पास जितना भी प्रॉब्लम आएंगे, लाइक क्लास 12 में भी तुम्हारा बहुत सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स है, अगर ये कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट और ये स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने आया तुम्हें, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तुम्हें, तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, तुम हर एक कैलकुलेशन से डरने वाले हो आगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे आंसर भेजो जल्दी जल्दी से।